इस वीडियो में हम लोग टोफासिटिन नाम की दवाई का विटिलाइगो के मरीजों में क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विटिलाइगो एक बड़ी ही क्रोनिक बीमारी है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बीमारी है और इसके इलाज के लिए अभी भी डॉक्टर्स को नए-नए इलाज की आवश्यकता महसूस करते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिसमें कि जो पुरानी थेरेपीज़ हैं, वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पा रही हैं या किसी कारणवश वो चल नहीं पा रही हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स जो मेडिसिन होती हैं, उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, डायबिटिक्स में नहीं चल सकता है, हाइपरटेंसिव में प्रॉब्लम करता है। तो ऐसी कंडीशन में अल्टरनेटिव ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी अल्टरनेटिव में एक दवाई नई जुड़ गई, टोफासिटिनिब। तो टोफासिटिनिब जब दवाई इसके इलाज में उपयोग में लाया जाने लगी, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। लेकिन अभी उसके कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिनको डिस्कस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो जो टोफासिटिनिब दवाई है, ये एक नए ग्रुप की दवाई है जिसको बोला जाता है जैनस काइनेज इनहिबिटर ग्रुप की, जैक इनहिबिटर बोला जाता है। तो ये दवाई प्राइमरली जो गठिया वाली बीमारियां या जोड़ से संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए एफडीए के द्वारा अप्रूवल में लाई गई थी, उपयोग में लाई गई थी, जैसे कि रुमेटॉयड आर्थराइटिस। इसी तरह से जो दूसरे आर्थराइटिस वाली बीमारियां हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, इन सब जगहों पर ये दवाई उपयोग में लाई जाने लगी। इसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, वहां भी काफी ज्यादा उपयोग किया जाने लगा और इन सब जगहों पे डॉक्टर्स को बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट मिला और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर ये दवाई दिखाई देने लगी। तो इसी चीज को देखते हुए जो स्किन के डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस बीमारी को एलोपेसिया एरिएटा और विटिलाइगो में उपयोग करना शुरू किया और रिसर्चर साइंटिस्ट डॉक्टर मिल करके इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। तो ये जो दवाई है वो जो रिसर्च में निकल के आया कि ये दवाई ठीक ठाक लेवल की स्तर की दवाई के तौर पर उभरी है, विशेष करके यदि इसको फोटोथेरेपी के साथ में उपयोग किया जाए। लेकिन जो अब एक्सपीरियंस निकल के बाहर आ रहा है, वो ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्टेरॉयड को अभी भी रिप्लेस कर पाने में असक्षम है। मतलब कि स्टेरॉयड जो मेडिसिन है, उसके बराबर की इसकी इस दवाई की क्षमता विटिलाइगो के मरीजों में नहीं है और प्लस स्टेरॉयड से ये स्लो एक्टिंग है, मतलब इसका असर धीमे है और उससे कम स्तर की है। लेकिन निश्चित तौर पे जहां पर स्टेरॉइड्स नहीं उपयोग में लाई जा सकती हैं, उन कंडीशन में एक विकल्प के तौर पर उभरी हैं। जैसे कुछ मरीजों में जो दूसरे स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट से उपयोग होते हैं विटिलाइगो के, जैसे एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, यदि ये दवाइयां नहीं चल पाती हैं तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता था इलाज और खराब ट्रीटमेंट, जो फाइनल आउटकम होता था और खराब निकल के आता था। तो अब टोफासिटिनिब एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर है। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि लगभग 60% पेशेंट्स में, 60-70% पेशेंट्स में इस दवाई का ठीक ठाक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यदि लंबे समय तक इस दवाई को उपयोग में लाया जाए। कुछ मरीजों में अगेन ये दवाई भी एवरेज या बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, उस तरह से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस दवाई के कुछ इनहेरेंट साइड इफेक्ट्स हैं, जिसको मरीज को जानना और डॉक्टर आपका मॉनिटर करेगा उस चीज को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो कुछ जो माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हल्का फुल्का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, जीआई डिस्ट्रेस हो जाना, पेट में हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो जाना, तो ये तो कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। जो प्रॉब्लमेटिक इशू है, जो इसके गंभीर साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि गंभीर साइड इफेक्ट्स में इन्फेक्शंस के जो साइड इफेक्ट हैं, जिसमें कि टीबी का इन्फेक्शन या लाइफ थ्रेटनिंग जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, तो ये सब खतरनाक इन्फेक्शन इस दवाई के उपयोग से कभी कभी देखे गए हैं, विशेष करके जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप के मरीज हैं। जैसे किसी का डायबिटीज एकदम अनकंट्रोल्ड है, किसी का एचआईवी मरीज है, वो भी उसका CD4 काउंट भी बिल्कुल कम है और वो प्रॉपर मेडिसिन पे नहीं है। इसी तरह जो दूसरे सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हैं, उसमें ये इम्यूनिटी को और ज्यादा सप्रेस कर सकती है दवाई, तो वहां पर चीजें खराब होती हुई दिख सकती हैं। इसी तरह से इस दवाई से ये देखा गया है कि कुछ मरीजों में हार्ट के ऊपर इसका गंभीर परिणाम देखे गए हैं और उसकी वजह से डेथ भी रिपोर्टेड है। तो डॉक्टर आपका इंक्वायर करता है कि मैं, आप कोई स्मोकर तो नहीं है, मतलब कि बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते हैं, या पहले से आपको कोई हार्ट की बीमारियां तो नहीं हैं, जिसे हार्ट के डिजीजेस होते हैं वो पहले से आपको नहीं है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर अवॉइड करने की कोशिश करता है। साथ ही रिसर्च में देखा गया कि जो ज़्यादा उम्र के पेशेंट हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, जैसे 50 के ऊपर, 60 के ऊपर है, तो उनमें कम डोज में या फिर डॉक्टर अवॉइड करने की ही कोशिश करता है इस दवाई को।
इसी तरह से इस दवाई से खून के थक्के बनने के कुछ केसेस नजर में आए, बहुत थोड़े मरीजों में, जिसको थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। तो आर्टेरियल एंड वीनस थ्रोम्बोसिस, जो खून की नली है उसमें थ्रोम्बस बन जाना, खून का थक्का बन जाना। और ये थक्का तब खतरनाक रूप ले लेता है यदि ये फेफड़ों की खून की नलियों में जो धमनी होती है उसमें बन जाए, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है। वहां पर यदि एम्बोलस हो जाए तो वो बड़ा खतरनाक सिचुएशन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। तो वहां पर विशेष तौर पर इसका डॉक्टर ये सब इंक्वायर करके ही देता है ताकि वो सब साइड इफेक्ट से बच सके। हालांकि रेयर कंडीशन में ये सब साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इसकी वजह से कैंसर होना। तो ऐसा रिसर्च में है कि असामान्य परिस्थितियों में इससे कुछ ब्लड कैंसर भी पैदा हो सकता है। तो ये दवाई यदि खाने वाली दवाई के तौर पर नहीं किसी कारण से उपयोग में यदि लाई जा सकती है, तो उस कंडीशन में रिसर्चर्स ने इसकी लगाने वाली दवाई के तौर पर उपयोग करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आई कि लगाने वाली दवाई जो थी वो काफी कम कारगर थी खाने वाली दवाई की तुलना में। तो लगाने वाली दवाई है वो कम बेनिफिशियल देखने को मिली। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए, वो केवल साइड इफेक्ट वाले पार्ट को कट करने के लिए ये सब प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास उतना ज्यादा कारगर रियल वर्ल्ड में नहीं देखने को मिला। हालांकि नए नए एडिशंस होने से, ऑप्शंस विकल्प उपलब्ध होने से डॉक्टर्स के हाथ आसानी से खुल जा रहे हैं और वो मल्टीपल ऑप्शंस का एक साथ उपयोग करके हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अभी भी डिफिकल्टीज मौजूद हैं। जो लगाने वाली दवाई है इसी ग्रुप की एक दूसरी दवाई है जिसका नाम है रुक्सोलिटिनिब। तो वो दवाई जो है फायदेमंद पाई गई है विशेष करके चेहरे वाले विटिलाइगो में। लेकिन चेहरे पर होने वाला विटिलाइगो ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग विटिलाइगो डॉक्टर्स के लिए नहीं होता है। मतलब जो साधारण जो क्रीम बाजार में पहले से मौजूद हैं, जैसे टेक्रोलिमस, जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उनमें आसानी से उपयोग करके उसमें पिगमेंटेशन लाया जाता है, आसानी से आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो हाथ पे जिनके विटिलाइगो है, जिनके जननांगों पे विटिलाइगो है, जिनके होंठ पे विटिलाइगो है, तो वहां पर प्रॉब्लम है। और वहां पर जो इसी ग्रुप की जैनस काइनेज जैक इनहिबिटर फैमिली की ही जो टोफासिटिनिब जो दवाई हम लोग बात कर रहे हैं उसी का भाई बोल सकते हैं, जो रुक्सोलिटिनिब है, तो वो भी कम कारगर पाई गई इन जगहों पर भी। मतलब जहां पर मेडिकल के फील्ड के पास आज भी चैलेंज है, वो चैलेंज ये नई दवाइयों से भी बहुत हद तक दूर नहीं हो पाया। जो एक्रल एरिया है, जेनाइटल्स एंड लिप्स हैं, उनमें कम ही बेनिफिट देखने को मिला। तो अभी भी बेहतर ऑप्शन की और बेहतर से बेहतर ऑप्शन की साइंस को, डॉक्टर्स को तलाश है। लेकिन मल्टीपल ऑप्शन होने से विशेष विशेष परिस्थितियों में दवाइयों का चुनाव किया जा सकता है। जैसे कि एजाथाइप्रिन दवाई कुछ मरीजों में जिनमें टीपीएमटी नाम का एक एंजाइम होता है डिफिशियंट हो, तो उनमें नहीं चल सकती है। तो वहां पर ये ऑप्शन एक बेहतर, ये जो दवाई है ये बेहतर ऑप्शन के तौर पर निकल, पहले चल ही नहीं पाती थी उन मरीजों की दवाइयां, तो उसमें अब टोफासिटिनिब चल सकती है। इसी तरह कुछ मरीजों को मेथोट्रिक्सेट नाम की दवाई से साइड इफेक्ट आ जाता है, तो उनमें फिर से टोफासिटिनिब एक विकल्प के तौर पे। तो इस तरह से यह एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। कुछ मरीजों में बेहतर रिजल्ट है, कुछ मरीजों में मध्यम वर्ग का रिजल्ट है, कुछ मरीजों में हल्का या बिल्कुल ही जो कहा जाए कि सामान्य स्तर का रिजल्ट है, वही देखने को मिला है। थैंक यू।